ये आकाशवाणी है। बदलती फिजाएं। प्रस्तुत है आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापक्रम की समझ और प्रबंधन पर आधारित विज्ञान धारावाहिक बदलती फिजाएं की 23वीं कड़ी, गर्माती धरती, बदलती बीमारियां। बदलती फिजा में खुद को बदलिए, असर देखने को घर से निकलिए। सुबह की फिजा में तपिश भी मिलेगी, तपिश की लहर में खुद ही संभलिए। बदलती फिजा में खुद को बदलिए, असर देखने को घर से निकलिए। इस अखबार में रोज वही। सागर, मैंने नहीं छुआ। अरे सुनते हो? मेधा, मेधा। पापा कुछ बोल जी रहे हैं। पापा। अरे बिटिया, जरा जाकर देखो मम्मा क्या बोल रही है। पापा इस विवेक को भेजो ना, आप जब देखो मुझे को कहते रहते अरे, हो। विवेक भैया जाके देखो। पापा मैं बिल्कुल नहीं जाने वाला। तुम दोनों बस करो, तुम दोनों हमेशा लड़ते रहते हो। कितनी देर से चिल्ला रही हूँ, पर यहाँ कोई सुने तब ना। चाहे कोई मर ही क्यों ना रहा हो, पर तुम लोग तो। सॉरी मम्मा। वसुधा, अरे क्या बात है, इतनी परेशान क्यों हो? मैंने तो इस मेधा से कहा कि जाके सुनो मम्मा क्या कह रही है। हाँ, इसने विवेक पर टाल दिया। कहा था। हाँ कहा था, तुम दोनों एक जैसे हो, एक नंबर के आलसी बन गए हैं दोनों के दोनों। मम्मा। इन्हें खुद कोई 24 घंटे के लिए एक नौकर चाहिए। ये मेरा है वसुधा, मम्मा। वसुधा, अरे देखो, जाने दो। अच्छा आप बताओ, क्या बात है? क्या बताऊं, बड़े भैया की तबीयत काफी खराब है। कौन से, वो नैरोबी वाले मामा? हाँ हाँ वही। क्यों, क्या हुआ उन्हें? भाभी बता रही थी कि मलेरिया हुआ है उनको। क्या? मलेरिया? हाँ, अरे वो तो नैरोबी के पास किसी पहाड़ की तरफ पोस्टेड थे। वो तो ठीक है, पर उससे क्या? अरे शादी से पहले मैं भी वहाँ डेपुटेशन पर कई साल रहा हूँ, वहाँ तो मलेरिया जैसा कुछ नहीं होता था। उस बात को 25 साल हो गए हैं, 1/4 शताब्दी। तब नहीं होता होगा, पर अब तो होता है। कह रहे थे सारा का सारा घर बुखार में पड़ा है। अच्छा। बाकी सारे तो ठीक होने लगे हैं, पर भैया की तबीयत काफी खराब है। अब कैसे वहां पहुंचूं मैं? यहाँ कहीं होते तो भाग कर दिखाती मैं। सो तो है, पर ताज्जुब है, केनिया के पहाड़ी इलाके तो ठंडे इलाके हैं, वहाँ तो मच्छर होते ही नहीं थे। अरे बड़े सुकून की जगह थी वो तो। पर अब मच्छर कहाँ नहीं होते, पहाड़ हो या रेगिस्तान, वैसे ही वहां भी होते होंगे। माँ, ये जो वायुमंडल में गर्मी बढ़ती जा रही है, ग्लोबल वार्मिंग, सब उसी की वजह से है। अच्छा अच्छा, रहने दे मेधा। हर बात में तू अपनी वो क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। हाँ ग्लोबल वार्मिंग ना घुसाया कर बीच में। तुम लोग पढ़ लिख क्या गए हो? माँ को तो बेवकूफी समझने लगे हो। अरे माँ, और ले, बड़ी मास्टर नहीं बनी फिरती है, माँ को पढ़ाएगी। बेटा माँ ना तेरे जैसे 50 को सिखा दे। अरे विवेक, तू तो रहने ही दे। अकल का ठस, बस गाल बजाने भर का। क्या कहा तूने? मेरा तो कहीं आज का। चुप हो जाओ दोनों। मम्मा इसको देखो। अच्छा सुनो सागर, भैया को कुछ होगा तो नहीं ना? अरे नहीं नहीं नहीं, अरे मलेरिया ही तो है, सब ठीक हो जाएगा वसुधा। अब पुराना समय कहाँ रहा जब मलेरिया से हजारों मौतें होती थी। फिर भी भाभी रो रही थी, कह रही थी कि यह मलेरिया काफी खतरनाक होता है। अरे हाँ, वहाँ मलेरिया का तो जैसे रिवाज ही चल पड़ा है। कोई ऐसा घर नहीं जिसमें करीब करीब सबको कभी ना कभी मलेरिया ना हुआ हो। माँ, ये मामी ने बताया। हाँ बेटा, वहाँ लोग तो मलेरिया से मर भी जाते हैं, इतना खतरनाक होता है। ओहो। भाभी बड़ी परेशान है। वसुधा देखो, परेशान मत हो। अब मुझे देखो, मलेरिया के बारे में कुछ
खास मालूम तो नहीं है, पर हाँ, मेरा एक बचपन का साथी है जो यहाँ जिला मलेरिया ऑफिसर है। उससे चलकर बात करते हैं ना। ठीक है। और फिर तुम्हारी भाभी से बात करें। हाँ पापा हम भी चलें? हाँ चल हाँ, चल। चलो आओ, बेटा, चल। ठीक है। पापा ये हम लोग कहाँ आए हैं? ये तो जिला अस्पताल है। हाँ मेरा, यहीं तो वो तुम्हारे डॉक्टर शेखर अंकल मिलेंगे, जिनसे तुम्हारे मामा के बारे में कुछ पूछना है ना। अच्छा। पापा ये अंकल आपके क्लास फेलो है ना? हाँ विवेक, इंटरमीडिएट में हम लोग साथ साथ पढ़ते थे। ओह पापा पापा ये रहा डॉक्टर शेखर का बोर्ड, यही है वो। अरे हाँ 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 हाँ। वसुधा, चलें? हाँ चलते हैं। आओ बच्चा। जी। डॉक्टर शेखर आ जाए हम। अरे सागर आओ। अरे आज कैसे रास्ता भूल गए भाई? आओ अंदर आओ, अंदर आओ। नमस्ते भाई साहब। अरे नमस्ते, भाभी जी भी हैं, ओ बच्चे भी। नमस्ते अंकल। नमस्ते नमस्ते बेटा, आओ आओ, अंदर आओ, अंदर आओ, आओ। बैठो सब लोग बैठो। सागर तुम भी बैठो ना। अरे थैंक यू थैंक यू। खैरियत तो है ना? अरे वही तो नहीं है। क्यों, क्या कोई बीमार है? अरे भले चंगे तो दिख रहे हो आप सब। अरे शेखर, वो हम सब तो ठीक हैं, पर तुम्हारी भाभी के एक भाई केन्या में नैरोबी के पास रहते हैं। तो अंकल मामा को वहाँ मलेरिया हो गया है। हाँ मलेरिया? जी। हाँ शेखर, मैंने कहा कि भाई अरे मलेरिया ही तो है, दवा लेंगे तो ठीक हो जाएंगे, पर अब तुम्हारी भाभी है कि वो डरे जा रही हैं। हाँ भाई साहब, भाभी कह रही थी कि वहाँ मलेरिया बड़ा खतरनाक होता है, इससे लोगों की मौतें भी हो रही हैं। हाँ शेखर, अब देखो दोनों ननद भाभियों ने जरा सी बात को लेकर तूफान खड़ा कर दिया है। अब वहाँ वो रो रही हैं और यहाँ ये परेशान हो रही हैं। अरे सागर, भाभी की चिंता वैसे वाजिब है। अरे क्यों शेखर, क्या तुम भी यही सोचते हो कि मलेरिया से लोग मर जाते हैं? हाँ मर तो जाते हैं, खासकर अगर मलेरिया का असर मस्तिष्क पर हो जाए तो। देखा, मैं ठीक कहती थी ना। पर अंकल मेरी तो कई क्लासमेट्स को मलेरिया हुआ, पर वो सब 2-3 दिन एब्सेंट होके स्कूल वापस आने लगे हैं। देखो मेधा, अब हमारे यहाँ तो खतरनाक सेरिब्रल मलेरिया के मामले काफ़ी कम होते हैं, पर जहाँ आपके मामा रहते हैं ना, वो नैरोबी के पास, जी। वहाँ मलेरिया अक्सर सेरिब्रल मलेरिया में बदल जाता है। पर शेखर ऐसा क्यों है? वहाँ के मच्छर बड़े खतरनाक होते होंगे। नहीं विवेक, ऐसा नहीं होता है। तो अब देखो, क्योंकि वहाँ पहले मलेरिया नहीं होता था, इसलिए वहाँ के लोगों में मलेरिया के प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित ही नहीं हुई है। ऐसा क्यों अंकल? मेधा, जब कभी हम एक बार मलेरिया जीवाणु के संपर्क में आते हैं तो हो सकता है कि हमें मलेरिया ना हो, पर इसके बाद हमारे शरीर की इम्यून कोशिकाओं को मलेरिया जीवाणु की पहचान हो जाती है। अच्छा। इससे क्या होता होगा भाई साहब? भाभी, वो एक बार किसी रोग वाहक के संपर्क में आने पर हमारा शरीर उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाने लगता है। अच्छा। जिससे अगली बार जब वो रोग वाहक शरीर में प्रवेश करे तो शरीर उसे नष्ट कर सके। और शायद इसे ही इम्यूनिटी या रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। क्यों शेखर? बिल्कुल ठीक है सागर। असल में हमारे भारतीय माहौल में तो साल में कई बार मलेरिया रोगाणु से हमारी मुठभेड़ होती ही रहती है, और धीरे धीरे हमारे शरीर मलेरिया के प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर लेते हैं। इसलिए हमारे लिए आमतौर पर मलेरिया इतनी खतरनाक बीमारी साबित नहीं होती। पर भाई साहब, वहाँ केन्या में ही क्यों? वहाँ ये इतनी खतरनाक क्यों हो जाती है? भाभी, अभी मैं हाल में ही विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक बैठक में भाग लेकर लौटा हूँ। वहाँ जाकर मुझे मलेरिया के बारे में कई आश्चर्यजनक बातें पता लगी। आश्चर्यजनक बातें जैसे? देखो बेटा, एक तो ये कि 19वीं शताब्दी तक न तो केन्या में मच्छर होते थे और ना ही मलेरिया। हाँ? क्यों अंकल? अब देखो, पहले अंग्रेज़ों ने वहाँ बस्तियाँ बसाईं तो वो मलेरिया से बचने के लिए इन क्षेत्रों में आकर रहते थे, क्योंकि वहाँ मलेरिया होता ही नहीं था। ऐसा क्यों अंकल?
वो ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ का वातावरण ऐसा था। वातावरण मतलब? सागर, मलेरिया फैलाने वाले एनाफिलीज प्रजाति के मच्छर उन्हीं जगहों पर अपना जीवन चक्र आसानी से पूरा कर पाते हैं जहाँ का तापक्रम 16 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा रहता है। ओह, और इन जगहों का तापक्रम इससे कम रहता होगा, और सर्दियों में तो बहुत ही कम हो जाता होगा अंकल। वाह, क्या तुक्का लगाया, शाबाश विवेक। मेरी टांग खींचती रहती है। मेधा, वैसे एक बात बताऊं, विवेक बिल्कुल ठीक कह रहा है। देखा? तो फिर अब क्या हो गया भाई साहब? भाभी, अब हमारी कारगुजारियों से धरती गर्म होती जा रही है, वायुमंडल का तापक्रम बढ़ रहा है। ओह, मतलब ग्लोबल वार्मिंग है। अच्छा शेखर, एक बात बताओ यार, ये ग्लोबल वार्मिंग का मलेरिया से क्या लेना देना? अरे बहुत लेना देना है सागर। वो कैसे? देखो, ग्लोबल वार्मिंग से वातावरण का तापक्रम बढ़ा, वे स्थान जो मच्छरों के लिए उपयुक्त नहीं थे, वहाँ का वातावरण भी अब मच्छरों के लिए अनुकूल होने लगा है। ओह, अब सागर, जहाँ भाभी जी के भाई रहते हैं ना, वो ईस्ट अफ्रीकन हाईलैंड के अंतर्गत आता है, और इसमें वैसे और भी कई देश आते हैं। अच्छा। पता है अंकल, वहाँ कई ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं हैं, हाँ। जैसे माउंट केन्या, माउंट किलिमंजारो, हाँ। जिससे वहाँ का मौसम ठंडा और बड़ा सुहाना होता है। बिल्कुल सही, इसीलिए तब वहाँ मलेरिया नहीं होता था, क्योंकि मलेरिया के रोगाणु फैलाने वाले एनाफिलिस मच्छर ऐसे वातावरण में पनप नहीं सकते थे। अच्छा। अंकल, जब मलेरिया नहीं होता होगा तो लोगों में मलेरिया के प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता भी नहीं होती होगी। हाँ मेधा, पर धीरे धीरे ग्लोबल वार्मिंग के कारण वहाँ बर्फ के ग्लेशियर पिघलने लगे। अच्छा। वातावरण का तापक्रम बढ़ा और मच्छरों को पनपने का मौका मिला, और फिर वहाँ भी मलेरिया शुरू हो गया। अच्छा। तो ग्लोबल वार्मिंग लेकर आई मलेरिया, और ग्लोबल वार्मिंग आप बता रहे हो कि हमारे कारण हुई है। बिल्कुल। मतलब वहाँ मलेरिया होने की वजह हम इंसान ही हैं। बिल्कुल। हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए भाभी। और जब ऐसे इंसानों में वहाँ मलेरिया शुरू हुआ जिनमें पहले से मलेरिया रोग वालों के प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं थी, तो उनके लिए ये जानलेवा बन गया, है ना? हाँ, तभी भाभी जी का फोन आया है कि वहाँ मलेरिया से मौतें हो रही हैं, क्योंकि उन लोगों में मलेरिया के प्रति इम्यूनिटी ही नहीं थी। पर शेखर, इनके भाई तो इंडिया से हैं, जहां लोगों की मलेरिया से इतनी बार मुलाकात होती है कि उनमें प्राकृतिक रूप से मलेरिया के प्रति इम्यूनिटी पैदा हो जाती है। अब देखो सागर, बात तो सही है, लेकिन हम भारतीय मलेरिया के खिलाफ काफी मजबूत होते हैं। तो भाई साहब, मलेरिया से कोई बड़ा खतरा तो नहीं होगा ना उन्हें? भाभी जी, होना तो नहीं चाहिए। देखा पापा, इस ग्लोबल वार्मिंग ने क्या क्या बदल डाला है, यहाँ तक कि बीमारियों का पैटर्न भी। बिल्कुल ठीक समझे तुम विवेक। मगर ऐसा क्यों होता है अंकल? देखो बेटा, मैं समझाता हूँ। विवेक जी। ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव से वायुमंडल और पृथ्वी का तापक्रम बढ़ता जा रहा है। जी। तुमने पढ़ा होगा। जी। हाँ, तो अनुमान है कि इस शताब्दी के अंत तक पृथ्वी का तापक्रम 5.5 डिग्री से भी अधिक बढ़ सकता है। तो शेखर भाई साहब, अब भाभी जी, ऐसे वातावरण में भारी बदलाव आएंगे। कहीं बारिश ज्यादा होने लगेगी तो कहीं सूखा ज्यादा पड़ेगा। अच्छा। गर्मी बढ़ने से मच्छर, कीट पतंगे आसानी से पनपेंगे, और फिर इनसे फैलने वाली बीमारियां भी तो बढ़ेंगी। बिल्कुल सही में था। अब देखो, चीन के अनहुई प्रांत में पहले मलेरिया के 1-2 मामले ही देखने को मिलते थे, पर सन 2000 से इस प्रांत में तो जैसे मलेरिया की महामारी फैलने लगी है। क्या? तो क्या ये भी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से है? तो और नहीं तो क्या सागर। शेखर भाई साहब, तो क्या इस ग्लोबल वार्मिंग का असर सिर्फ मलेरिया बुखार पर ही पड़ता है? अरे नहीं 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 भाभी जी, मलेरिया के अलावा भी बहुत सारी बीमारियां हैं जो आजकल उन जगहों पर फैल रही हैं। अच्छा। जहां वो पहले कभी कभार ही देखने को मिलती थी। बहुत सारी बीमारियां। हाँ मेधा, बहुत सारी, जैसे कि चागास डिजीज, लेशमेनियसिस, लाइम डिजीज, बेबियोसिस, आंत्रकृमि, एंथ्रैक्स, हैजा, दस्तों के रोग, डेंगू, जीका वायरस, सब कहाँ कहाँ तक गिनाए हैं।
चागास डिजीज, ये क्या है अंकल? बेटा विवेक, ये एक कोशिकीय जीव ट्रिपेनोसोमा से होने वाली एक खतरनाक बीमारी है। अंकल, हमने तो बायोलॉजी में पढ़ा था कि ट्रिपेनोसोमा से स्लीपिंग सिकनेस होती है, जिसमें दिन में बहुत नींद आती है। बिल्कुल सही पढ़ा है तुमने। देखो, ट्रिपेनोसोमा की एक प्रजाति ट्रिपेनोसोमा ब्रूसियाई से अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस होती है, जिसे टिसी मक्खियां फैलाती हैं। पर अंकल, आप तो चागास डिजीज। हाँ, पर एक प्रजाति ट्रिपेनोसोमा क्रूजियाई से चागास डिसीज होती है। अच्छा। और ये ट्रिपेनोसोमा क्रूजियाई फैलते हैं ट्राइटोमाइन कीटों से। ट्राइटोमाइन कीट, ये क्या है? विवेक, पता है, ये हमेशा चेहरे पर ही काटते हैं, इसलिए इन्हें किसिंग बग भी कहते हैं। किसिंग बग, ये तो मजेदार नाम है। हाँ, और पता है, उतने ही खतरनाक हैं ये। और ये जब कीट रात में आकर चेहरे पर काटते हैं तो वहीं पर मल त्याग भी कर देते हैं। क्या, तुरंत बाद? हाँ विवेक, अब इनके मल में ये ट्रिपेनोसोमा क्रूजियाई होते हैं, और कीट के काटने से खुजली होने पर व्यक्ति जब खुजलाता है जी, तो ये ट्रिपेनोसोमा युक्त मल काटने से बने ताजे घाव के जरिए शरीर में प्रवेश कर जाता है। और इस तरह ये ट्रिपेनोसोमा कीट से मानव में पहुंच जाते हैं। बिल्कुल मेधा। और पता है, पहले 2-3 हफ्तों में काटे गए स्थान पर हल्की सी सूजन आती है। अब ये आमतौर पर आंखों के आसपास होती है, और इससे आसपास की या गर्दन की गांठों में सूजन आ जाती है, और फिर हल्का बुखार आता है। मतलब आम बुखार जैसा, अलग से कुछ नहीं होता? हाँ मेधा, अलग सा तो नहीं, लेकिन लगभग 2/3 लोगों की तो इसी से मौत हो जाती है। और बाकी के 1/3? विवेक, बाकी में बीमारी 10 से 30 साल बाद भी उभरती है। अच्छा। अब ये हृदय को अपनी चपेट में ले लेती है, जिससे हृदय का आकार बढ़ जाता है, और अंततः ये अपना कार्य सही ढंग से नहीं कर पाता है और रोगी की मौत हो जाती है। ओहो, पर शेखर भाई साहब, इसका ग्लोबल वार्मिंग से क्या रिश्ता है? है भाभी जी, रिश्ता है। अब लेकिन कैसे शेखर? अब देखो सागर, पहले ये बीमारी दक्षिणी अमेरिका में बहुतायत से होती थी। अच्छा। पर अब तो ये उत्तरी अमेरिका में बखूबी दस्तक दे चुकी है, जहां ये पहले बिल्कुल नहीं होती थी। जानते हो क्यों? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के चलते वहां का बदला तापक्रम ट्राइटोमाइन कीटों को रास आने लगा है। मतलब अब वहां भी वो क्या कहते हैं मिधा? चागास डिजीज मम्मा। हाँ, चागास डिजीज होने लगी है। हाँ भाभी, होने ही नहीं लगी है, बल्कि ज्यादा खतरनाक भी होने लगी है। वो क्यों शेखर अंकल? देखो बेटा, जब वातावरण का तापक्रम 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाता है तो इन कीटों को ज्यादा प्यास लगती है, और उसे बुझाने के लिए वो बार बार काटते हैं। अच्छा। वातावरण का तापक्रम बढ़ने से वो जल्दी ही वयस्क भी हो जाते हैं और खून चूसना शुरू कर देते हैं, और हाँ, संख्या में भी तेजी से बढ़ते हैं। अंकल, अखबार में मैंने पढ़ा था कि फाइलेरिया भी तेजी से बढ़ रहा है। तो क्या ये भी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है? हाँ मेधा, फाइलेरिया का रोगाणु वुकरेरिया भी तो मच्छरों द्वारा ही फैलाया जाता है। अच्छा। हाँ, सागर, हमारी जो पिछली संक्रामक रोगों की मीटिंग हुई थी ना, उसमें इस पर काफ़ी चर्चा हुई थी। क्यों? अब इसलिए कि यदि ग्लोबल वार्मिंग की रफ्तार यही रही तो सन 2050 तक फाइलेरिया के रोगियों की संख्या करीब 3 गुनी हो जाएगी। 3 गुनी? तब तो बहुत ही बुरा हाल होने वाला है इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। सच में मम्मा। देखो, ग्लोबल वार्मिंग से उन जगहों पर जहां पहले मौसम काफ़ी ठंडा था, वहां बीमारियां या तो बढ़ रही हैं, या ज़्यादा खतरनाक होती जा रही हैं, या फिर वो बीमारियां हो रही हैं जो वहां होती ही नहीं थीं। यानी ठंडे देशों में मुसीबत ज्यादा है शेखर भैया। हाँ भाभी, कनाडा, इंग्लैंड और अमेरिका के ठंडे हिस्सों में एक खास किस्म का खटमल जैसा जीव होता है। अच्छा। हाँ, जिसे काली टांगों वाला खटमल यानी डियर टिक कहते हैं। मतलब हिरन की किल्ली? हाँ, यही कह लो। वैसे इसका नाम है एक्सोडिस टिक। एक्सोडिस टिक? हाँ मेधा, ये एक और तो बैक्टीरिया से होने वाली एक बीमारी जिसे लाइम डिजीज कहते हैं, वो फैलाते हैं,
और दूसरी ओर ये एक कोशिकीय जीवों से होने वाली बीमारी बेबियोसिस को फैलाने में मदद भी करते हैं। अच्छा। हाँ भाभी, जिस कॉन्फ्रेंस का मैंने पहले जिक्र किया था ना, उसमें ये एक बहुत ही बड़ी चिंता का विषय था। लेकिन क्यों शेखर? सागर देखो, एक तो ये दोनों ही बीमारियां बहुत खतरनाक हैं। हाँ। और अब तो ये कनाडा और रूस के ठंडे इलाकों में और इंग्लैंड और अमेरिका के उन क्षेत्रों में पाई जाने लगी हैं जहां पहले कभी इनको नहीं देखा गया था। अच्छा, क्यों? शायद इसलिए कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इन जगहों का तापक्रम और बढ़ा, और ये तापक्रम इन कीटों के लिए एकदम फिट था, दुरुस्त था। तब तो ये चिंता की बात हुई ना अंकल। हाँ मेधा, और इसके अलावा ये किल्लियाँ जिन रोगों को लाइम डिजीज और बेबियोसिस। हाँ एग्जैक्टली, वही लाइम डिजीज और बेबियोसिस को फैलाती थीं, उनकी गंभीरता भी बदले हुए तापक्रम के साथ बढ़ रही है। बिल्कुल सही। यानी इंसान को अपने किए का फल भोगना ही पड़ता है। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा तुमने वसुधा। अब ये किया धरा तो इंसान का ही है, पर कुछ चीजें ऐसी थी जिन्हें इंसान चाहकर भी नहीं रोक सकता था। वो क्या पापा? अब जैसे बढ़ते उद्योग धंधे, ईंधनों का प्रयोग। हाँ, कुछ चीजों के प्रयोग में अब उसने अति भी की है। अब अमेरिका को ही ले लो, ग्रीन हाउस गैसों का बहुत बड़ा भाग सिर्फ अमेरिका के बाशिंदों की वजह से ही है, और वो इस पर अंकुश लगाने को भी तैयार नहीं है। बिल्कुल सही ठीक कह रहे हो, लेकिन अंत में उन्हें समझना ही होगा बेटा। हाँ, समझना तो जरूर पड़ेगा, बस यही है कि तब तक देर ना हो जाए। पापा, वैसे अंकल हैं बहुत इंटेलिजेंट। आखिर दोस्त किसका है? और बेटा देखो, ये उनका रोज का काम है, और अभी अभी विश्व स्वास्थ्य संगठन की बैठक से लौटा है, और वो जानकारी ताजा ताजा दिमाग में भी है। आपके दोस्त है ना, इसलिए। वैसे उनकी बातें एकदम सच्ची हैं। कौन सी बात है मम्मा? अरे वही बीमारी वाली। जब हम बच्चे थे तो कहाँ होती थी चिकनगुनिया और डेंगू की बीमारियां। पर माँ, तब मलेरिया तो था। मलेरिया से कितनी मौतें होती थी, कितने लोग मरते थे, टीबी से, दस्तों से, हैजे से। बोलो। वो तो इसलिए था कि तब दवाइयाँ नहीं थीं, इलाज और जांच के साधन तब अच्छे नहीं थे, और इसी वजह से बीमारियां भी बढ़ी हैं बच्चों। बिल्कुल। शेखर भाई साहब भी तो यही कह रहे थे कि इस ग्लोबल वार्मिंग से ही बीमारियां न सिर्फ बढ़ी हैं बल्कि खतरनाक भी होने लगी हैं। और उन जगहों पर भी होने लगी हैं जहां वो पहले कभी नहीं होती थी। मामा, इसलिए मेरा तो इंग्लैंड जाना बिल्कुल कैंसिल। धरती तपता अंबर, उमड़ रहा है सात समंदर, तेज धूप का असर बढ़ा है, क्रोध सूर्य का शिखर चढ़ा है, नदी भी तरसने लगी पानी के लिए, हिमखंड की तरह अब खुद तो पिघले। बदलती फिजाएं। अभी आप आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापक्रम की समझ और प्रबंधन पर आधारित विज्ञान धारावाहिक बदलती फिजाएं की 23वीं कड़ी सुन रहे थे। गर्माती धरती, बदलती बीमारियां। आलेख व अनुसंधान डॉक्टर अरविंद दुबे का था। शीर्षक गीत डॉक्टर मेहता नगेंद्र सिंह। समन्वय डॉक्टर नकुल पराशर और डॉक्टर बीरेंद्र कुमार त्यागी। निर्देशन शरद शर्मा। प्रस्तुति सहायक नवीन कुमार। और इस कड़ी के प्रस्तुतकर्ता थे दिलीप झा। भाग लेने वाले कलाकार थे योगेंद्र टिक्कू, विजय नाग्याल, सुषमा शर्मा, ऋषि उनियाल और ट्यूलिप फजल। साथियों, अभी जाइए नहीं, अब समय है आपसे किए जाने वाले प्रश्नों का। हम आपसे 2 प्रश्न पूछेंगे और सही उत्तर भेजने वाले श्रोताओं को लकी ड्रॉ द्वारा निकाले गए परिणामों के आधार पर विज्ञान प्रसार द्वारा आकर्षक पुरस्कार दिए जाएंगे। हमारा आज का पहला प्रश्न है, रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या है? और दूसरा प्रश्न है,
किसिंग बग क्या है। तो हमारा पता नोट करें। विज्ञान धारावाहिक बदलती फिजाएं द्वारा निदेशक विज्ञान प्रसार A50 इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर 62, नोएडा 201309। आप अपने उत्तर हमें ईमेल द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल पता है radio@vigyanprasar.gov.in। श्रोताओं, हमें इंतजार रहेगा आपके पत्रों का। जवाबों के साथ अपना पूरा नाम, पता, आयु, व्यवसाय जरूर लिखें। यदि विज्ञान क्लब से जुड़े हैं तो कुल सदस्यों की संख्या लिखना ना भूलें। हाँ, अगर आपके मन में कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो तो वो भी जरूर लिख भेजिएगा। धारावाहिक बदलती फिजाएं की अगली कड़ी आप अगले सप्ताह इसी दिन और इसी समय सुन सकेंगे। नमस्कार।